नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर पढ़ने जा रहे हैं, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, सबसे पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। बच्चों, यह आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से 100% प्रश्न रहते ही रहते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए आए हुए हैं, डिराज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। और बच्चों, कहते हैं कि बूंद बूंद घड़ा भरता है। इसी तरह से एक एक चैप्टर पढ़ पढ़ के आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपका जो सपना है 450 प्लस करने का, वो बिल्कुल साकार होगा और आप बिल्कुल उस लक्ष्य पर आप सफल होइएगा। इसलिए चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। बच्चों, हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका हिंदी का चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। जिनके लेखक कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहकर सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि अर्थात देश का कवि कहकर इनको सम्मानित किया गया है। दिनकर जी ऐसे लेखक थे जो गद्य और पद दोनों में पारंगत थे। बच्चों, दिनकर जी की जितनी अच्छी कविता है उतनी ही अच्छी उनकी कहानी भी है। उनके कहानी को सुनने के बाद, उनकी कहानी को पढ़ने के बाद बहुत आनंद आता है और अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए, अपने मकसद पर चलने के लिए आपको प्रेरित करता है, अर्थात आपको प्रेरणा देती है। तो बच्चों, आप लोग भी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखे गए कविता और कहानी को जरूर से जरूर पढ़िएगा। बच्चों, आज के ही क्लास में, एक ही क्लास में आपको सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएगा। फिर बच्चों, 100% परीक्षा में आएंगे। इनसे प्रश्न 100% परीक्षा में रहेंगे ही रहेंगे। अब ये नहीं बच्चों कि हम इसमें अगर 40 प्रश्न को डाले हुए हैं, 30 प्रश्न को डालें तो यही 30 प्रश्न रहेगा। मतलब है कि इस चैप्टर से 100% परीक्षा में प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो बच्चों, आप लोग को रट लेना है। क्या कर लेना है? बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है और समझ लेना है। तो बच्चों देखिए, आपके क्लास का क्या नाम है? डिराज ऑनलाइन क्लासेस। डिराज ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, फटाफट इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। अर्थात ये एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार के थे। इनके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था, ठीक है। तथा इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। इनके पत्नी का नाम क्या? श्यामवती देवी था। बच्चों, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और आसपास के स्कूलों में लिए थे। क्या कह रहा बच्चों? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास
स्कूल से किया था। मतलब उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से और आसपास के स्कूल से ही किया था। तथा 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने मैट्रिक कब पास किया था, तो 1928 ईस्वी में। किस स्कूल से किया था बच्चों, तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था। उसके बाद 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए इतिहास से ऑनर्स किया, और पटना कॉलेज से उन्होंने बीए किया, वो भी इतिहास ऑनर्स से। किससे किया, इतिहास ऑनर्स से। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले साल प्रश्न पूछा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस विषय से बीए किया है, तो लगभग बच्चे गलत मार दिए होंगे जो ठीक से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी को हम लोग हिंदी विषय में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सोच हिंदी विषय की ओर जाती है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी बीए की जो पढ़ाई किए थे वो इतिहास विषय से किए थे, आपको याद रखना है। चलिए, अगर हम बात करें बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो रामधारी सिंह दिनकर जी कई पदों पर कार्य किए थे। सबसे पहले वो प्रधानाध्यापक बने HE स्कूल बरबीघा के, HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक बने। उसके बाद सब रजिस्ट्रार की नौकरी किया, सब रजिस्ट्रार, जो 1934 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1934 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। उसके बाद सब डायरेक्टर अर्थात उप निदेशक, कहाँ, तो जनसंपर्क विभाग में, जनसंपर्क विभाग में वो सब डायरेक्टर के पद पे अर्थात उप निदेशक के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। उसके बाद हिंदी के प्रोफेसर बिहार विश्वविद्यालय में बने। उसके बाद वो हिंदी के प्रोफेसर भी बने, कहाँ, तो बिहार विश्वविद्यालय में। फिर बच्चों उप कुलपति, उसके बाद वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी रहे, जो कब से कब तक, 1964 से 1965 तक, 1964 से 1965 तक। तथा फिर हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए, हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किए 1965 से 1971 तक भारत सरकार के, किसके, भारत सरकार के अंतर्गत में उन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए थे। बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी भारतीय संसद के राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। क्या है बच्चों, संसद में राज्यसभा के सांसद भी रहे। कब से कब तक, 1952 से 1964 तक, कुल 12 वर्ष तक रहे थे बच्चों। कितने वर्षों तक, कुल 12 वर्षों तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का कार्य था। उसके बाद बच्चों अब इनकी कृति के बारे में अगर जाने तो 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। इन्होंने 1925 ईस्वी में अपनी पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित कराया था। किसमें, छात्र सहोदर में। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना है छात्र सहोदर में। और कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1925 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर जी महज 21 वर्ष की अवस्था में, कितनी, 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग 1929 ईस्वी में प्रकाशित किए थे, है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग 1929 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। कब किए थे, 1929 ईस्वी में। कौन सी कविता पुस्तक, प्रणभंग कविता पुस्तक। चलिए अब बच्चों हम लोग जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां और कहानी कृतियां या गद्य कृतियां। उसके बाद हम लोग फिर इनके बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां थी। पहला है बच्चों प्रणभंग। प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ, 1929 में। प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ, 1929 में। और यही उनकी पहली कविता पुस्तक थी। क्या थी बच्चों, पहली कविता पुस्तक, पहली कविता पुस्तक थी, याद रखिएगा।
चलिए दूसरा है बच्चों रेणुका। दूसरा क्या है? रेणुका। ठीक है, रेणुका कब प्रकाशित हुआ? 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तीसरा है बच्चों हुंकार। हुंकार कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में। चौथा है रसवंती। रसवंती कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी में। और पांचवा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। बच्चों कुरुक्षेत्र के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के एक खंड को कुरुक्षेत्र कविता में वर्णित किया है। और कुरुक्षेत्र इनकी रचना विश्व के 100 रचना में से अपना 74वां स्थान हासिल किया था। यह भी आपको याद रखना है। तो कुरुक्षेत्र कब प्रकाशित हुआ था बच्चों? यह कुरुक्षेत्र की रचना कब किए थे? 1946 ईस्वी में। अगला है बच्चों रश्मि रथी। रश्मि रथी का प्रकाशन 1952 ईस्वी में किया था। रश्मि रथी में अगर बच्चों एक बात जाने तो रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण को नायक बता दिया है। कर्ण को क्या कहा गया? नायक, अर्थात कर्ण को हीरो बना दिया गया है। किसमें? रश्मि रथी में कर्ण को नायक बना दिया गया है, हीरो बना दिया गया है। चलिए अगला है बच्चों नील कुसुम। नील कुसुम की रचना किया 1954 ईस्वी में। ठीक, ये सब क्या है बच्चों? ये सब उनकी काव्य कृतियां है ना, अर्थात कविता वाली कृतियां है। अगला है बच्चों उर्वशी। उर्वशी की बात करेंगे तो उर्वशी की रचना 1961 ईस्वी में किया था। और उर्वशी की रचना के ही कारण उर्वशी की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा, जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। अगला है कोमलता और कवित्व, 1964 ईस्वी में हुआ था। एक एक करके आपको याद रखना, कोमलता और कवित्व 1964 ईस्वी में। और कविता के लिए लास्ट है बच्चों हरे को हरिनाम। हरे को हरिनाम 1970 ईस्वी में। इसके अलावा और भी कई हैं, एक हाहाकार भी है, इनको भी याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि हाहाकार किन की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो ये बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृतियां थी। अब हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य कृतियां। रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य कृतियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उनकी गद्य कृतियों में पहला है मिट्टी की ओर। पहला क्या है? मिट्टी की ओर, जो कब लिखा गया? 1946 ईस्वी में। मिट्टी की ओर कब लिखा गया? 1946 ईस्वी में। अगला है बच्चों अर्धनारीश्वर। देखिए यही आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अर्धनारीश्वर जो कब लिखा गया? 1952 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर के बारे में अगर जानेंगे बच्चों तो अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक में अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है, याद रखिएगा। चलिए अगला है बच्चों संस्कृति के 4 अध्याय, जिसकी रचना 1956 ईस्वी में किया था। संस्कृति के 4 अध्याय जिसकी रचना 1956 ईस्वी में किए थे। और बच्चों इनके बारे में अगर जानेंगे, इसके बारे में अगर जानेंगे तो इसी रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों काव्य की भूमिका, जिसकी रचना 1958 ईस्वी में किया था। अगला है वट पीपल। वट पीपल की रचना 1961 ईस्वी में किया था। अगला बच्चों शुद्ध कविता की खोज, ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध कविता की खोज किसने किया था? तो शुद्ध कविता की खोज की रचना किसने किया था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कब किया था? 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है बच्चों दिनकर की डायरी। दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में इनकी रचना किया था, जिसमें दिनकर जी ने डायरी की तरह अपने जीवन को अपने आत्मकथा को कहा जाए या अपने जीवन की व्यथा को लिखा था।
अगला है बच्चों साहित्यमुखी। साहित्यमुखी की रचना 1958 ईस्वी में किया था। साहित्यमुखी की रचना 1958 ईस्वी में किया था। और अगला है बच्चों रेती के फूल। रेती के फूल की रचना 1954 ईस्वी में किया था। तो इसके बाद भी और भी बहुत है, लेकिन ये प्रमुख था, तो प्रमुख उनकी काव्य कृतियां हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब जानेंगे हम लोग इनके पुरस्कार और सम्मान, इनको मिले पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसके लिए, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी को। कब मिला, 1959 ईस्वी को। अब दूसरा बात अगर करेंगे बच्चों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी के लिए। किसके लिए, उर्वशी के लिए। कब मिला, 1972 ईस्वी में मिला। कब मिला, 1972 ईस्वी में। अगला है बच्चों पद्म भूषण सम्मान भी उन्हें मिला था 1959 ईस्वी को। पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था 1959 ईस्वी को। और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि कह करके सम्मानित किया जाता है। अर्थात हम कहें तो दिनकर जी का उपनाम राष्ट्र कवि भी है। आपसे कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामधारी से किन कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो आपको बता देना है रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। और ये भारतेंदु युग के बाद के कवि थे। भारतेंदु युग के बाद के कवि थे, अर्थात आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है बच्चों ये छायावादोत्तर कवि थे। कौन कवि थे, छायावादोत्तर, छायावादी नहीं, छायावादोत्तर कवि थे। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी गद्य और पद्य विद्या के लेखक है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी कविता भी लिखे हैं और कहानी भी लिखे हैं, दोनों विद्या के ये लेखक हैं। अगला है बच्चों उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का भी गहन अध्ययन किए। कि उन्होंने केवल हिंदी का ही नहीं, उसके अलावा अगर बात करेंगे संस्कृत के बारे में, बांग्ला के बारे में, अंग्रेजी और उर्दू, इन सबों का भी गहन अध्ययन किए थे। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो वो हिंदी के प्रमुख लेखक थे, कवि थे और इसके अलावा निबंधकार भी थे। अगला पॉइंट है बच्चों वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे, श्रेष्ठ थे, वीर रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किस युग के, तो आधुनिक युग के, मॉडर्न युग के। अगला है बच्चों उनकी रचना द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना, उनकी रचना द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित कुरुक्षेत्र कि उन्होंने महाभारत पर आधारित एक रचना किया जिसका नाम रखा कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान मिला उनको। कौन सा स्थान मिला, 74वां स्थान मिला। फिर इनका इनका अंतिम बिंदु है बच्चों, अंतिम पॉइंट है इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास तमिलनाडु में हुआ। मद्रास जिसे वर्तमान समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु हो गई। कब हुई बच्चों, तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। चलिए देखते हैं बच्चों अगला पॉइंट और क्या है कि बच्चों 1962 ईस्वी में चीन से हार के बाद, जब भारत 1962 के युद्ध में चीन से हार गए, उस समय रामधारी सिंह दिनकर सांसद थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो उन्होंने 2 पंक्ति लिखे थे। देखिए क्या कहा गया पंक्ति में, देखने में देवता सदृश लगता है,
देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठ गलत हुक्म लिखता है। बंद कमरे में बैठ गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है, समझो उसी ने हमें मारा है। इसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना सर झुका लिया। तो देखिए बच्चों क्या कहा, इस कविता का पाठ सुनकर नेहरू जी का सिर झुक गया था। इस कविता का पाठ जैसे ही नेहरू जी ने सुना, उन्हें इन कविता का भावार्थ समझ में आ गया और उन्होंने अपना सिर को झुका लिया था। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी देश की सच्ची बातों को, सच्ची घटनाओं को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर जी देश के बारे में कविता लिखा करते थे, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि कहकर के सम्मानित किया गया। तो क्या बोल रहा हूं बच्चों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो बच्चों अब आएंगे हम लोग अर्धनारीश्वर कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे अर्धनारीश्वर कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो सबसे पहला बिंदु ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। और दूसरा पॉइंट हम बोल देते हैं, अर्धनारीश्वर के लेखक या अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए अगला बिंदु है बच्चों, अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। कि अर्धनारीश्वर जो बताया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसके बारे में क्या कहा कि यह भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। क्या एक मिथकीय प्रतीक है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर क्या है, भगवान शंकर और माता पार्वती का कल्पित रूप है, अर्थात कल्पना किया हुआ रूप है। अगला पॉइंट बच्चों, कृषि के आविष्कार के बाद नारी पराधीन हो गई। इस निबंध में बताया गया है कि जब मनुष्यों ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी पराधीन हो गई। कि जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया तो पुरुष घर के बाहर रहने लगे और स्त्रियां घर के अंदर रहने लगे। अर्थात वहीं से मानव की जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, एक पुरुष का जिंदगी और एक स्त्री अर्थात नारी का जिंदगी। पुरुष का जिंदगी असीमित था परंतु नारी की जिंदगी सीमित था और नारी घर के अंदर सीमित रह गई। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं रहा। अर्थात वो अपने पति, अपने पिता, अपने भाई, कहें तो पुरुष, किसी पुरुष के ऊपर वो निर्भर हो गए, अर्थात वो पराधीन हो गई। तो आपको याद रखना बच्चों कि नारी की पराधीनता कब हुई, तो नारी की पराधीनता कृषि के आविष्कार के बाद से हुई। ठीक है, चलिए इसमें एक पॉइंट कहा गया बच्चों, बुद्ध और महावीर, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने कृपा किया, नारियों पर कृपा किया और नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, है ना, कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। इसमें एक बात महात्मा बुद्ध ने कहा था बच्चों कि नारी जब बौद्ध धर्म में शामिल हुई तो उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म 500 साल भी चलने वाला नहीं है, और वही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला पॉइंट में कहा गया बच्चों, धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते हैं। इसमें कहा गया बच्चों कि जो धर्म साधक महात्मा है, जो धर्म को साधने वाले महात्मा है, वो और साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति नारियों से डरते हैं, नारियों से वे भय खाते हैं और नारियों से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर कह रहा बच्चों, नारी के बारे में
कुछ लोगों ने बहुत सी बातें कहा है, नारियों के बारे में बुराई भी किया है, अच्छाई भी कहा है। देखिए, महात्माओं ने नारी से विवाह भी किया। कुछ महात्मा व्यक्ति का कहना है कि ध्यान दीजिए, महात्माओं ने नारी से विवाह भी किया और फिर नारियों का निंदा भी किया। महात्मा व्यक्ति ने नारियों से खुद विवाह भी किया और नारियों की निंदा भी किया है। किसने? महात्मा ने, साधु संत ने। ठीक है, चलिए, कबीर साहब ने एक दोहा में कहा है, कबीर साहब अर्थात कबीर दास ने अपनी एक दोहा में नारी के बारे में एक बात कहा है। देखिए क्या कहा है, नारी तो हमहू करें तब न किया विचार। क्या कहा बच्चों? नारी तो हमहू करें तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। बच्चों, इस पंक्ति के बारे में कबीर दास ने कहा है। किसने कहा है? कबीर दास ने कहा है ना? क्या कहा? नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। अर्थात कबीर दास ने कहा है कि नारी बहुत बड़ा विकार है। नारी क्या है? बहुत बड़ा विकार है। इन्होंने कहा कि हम नारी से शादी किए तब नहीं जान पाए, लेकिन जब जाने तब पता चला कि नारी बहुत बड़ा विकार है। उसने शादी भी किया और नारी के बारे में बुरा भी कहा है। चलिए, अगला पॉइंट है बच्चों, बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन कहा है। क्या कहा बच्चों? अहेरिन, याद रखिएगा। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन कहा और नर को अहेर कहा है। क्या कहा है? अहेर कहा है, अर्थात माना है। किसने? बर्नार्ड शॉ ने। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। क्या माना है? अहेर माना है, याद रखिएगा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जिसे कथा सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि जब पुरुष नारी का गुण ले लेता है, जब कोई पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद ने कहा कि जब पुरुष नारी का गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। प्रेमचंद जी ने कहा है, प्रेमचंद ने कहा कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, और नारी जब नर का गुण लेता है तो वह राक्षसी बन जाता है। ये प्रेमचंद जी ने कहा। किसने कहा? प्रेमचंद ने कहा है। चलिए, अगला पॉइंट बच्चों, नर और नारी एक ही द्रव्य की, ध्यान दीजिए बच्चों, एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। नर और नारी क्या है? एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें, मिट्टी लें, एक उसी मिट्टी से हाफ हाफ करके एक अलग मूर्ति और एक दूसरा अलग मूर्ति बना दे, तो दोनों मूर्ति उसी मिट्टी से ही बना है। तो वही कहा गया बच्चों कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट बच्चों, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में या अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना किए थे। किसने? महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना किए थे। किसकी साधना किए थे? नारीत्व की साधना किए थे। और गांधी जी की पोती ने बापू मेरी माँ में कहा है ना? बापू मेरी माँ में कहा है ना? क्या कहा? गांधी जी की पोती ने बापू मेरी माँ कहा है। क्या कहा? बापू मेरी माँ कहा है। चलिए, अगला है बच्चों, स्त्री योचित गुण। आपके पाठ्य पुस्तक में एक शब्द कहा है स्त्री योचित गुण। हम लोग समझ लेंगे कि स्त्री योचित गुण क्या है। समझिए बच्चों, स्त्री योचित गुण अर्थात स्त्रियों में पाए जाने वाले गुण, स्त्रियों में पाए जाने वाले गुण दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता, जिसे कहते भयशीलता, प्रेम और क्षमाशीलता, इन्हीं सब गुणों को स्त्री योचित गुण कहा जाता है। आपसे 2 नंबर में पूछेगा स्त्री योचित गुण क्या है, या स्त्री योचित गुण किसे कहते हैं, या स्त्री योचित गुण से आप क्या समझते हैं। तो सारे प्रश्न का उत्तर एक ही होगा बच्चों, और आपको एक ही बताना भी है। क्या बताना है? स्त्री योचित गुण, स्त्रियों में पाए जाने वाला वैसा गुण, स्त्रियों में पाए जाने वाला वैसा गुण जो दया,
माया, सहिष्णुता, भीरुता, प्रेम और क्षमाशीलता को प्रदर्शित करता है। वही गुण स्त्रीयोचित गुण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निबंध में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका कुछ अलग अलग अर्थ हो रहा है। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनमें एक शब्द दिया दीपित। दीपित का अर्थ हुआ बच्चों चमकता हुआ। दीपित का अर्थ क्या हुआ? चमकता हुआ, याद रखिएगा। दीपित का अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ। फिर एक शब्द दिया बच्चों श्वेतांबर। अगर हम इतिहास में जाएं तो श्वेतांबर शब्द हमें पता चल जाएगा कि श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित थे, जो श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया था, है ना। श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया, वही श्वेतांबर कहलाई। देखिए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला कौन कहलाता है? श्वेतांबर कहलाता है। और इसी में एक बात और कहा गया है, एक बिंदु और दिया, दिगंबर। दिगंबर कौन थे बच्चों? जो वस्त्रहीन होकर के अपना जीवनचर्या स्वीकार करने वाला था, कि जो वस्त्रहीन हो गए, नग्न हो गए और जीवन यापन करना शुरू कर दिए। इनका भी संबंध जैन संप्रदाय से ही था। तो ये व्यक्ति क्या कहलाए बच्चों? दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और अर्धनारीश्वर शीर्षक का पाठ परिचय था। अब हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आइए, पहला प्रश्न है बच्चों, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आप लोग फटाफट जवाब दे सकते हैं बच्चों कि यह पंक्ति अर्धनारीश्वर शीर्षक की है। किसकी है बच्चों? अर्धनारीश्वर शीर्षक की है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनमें से देखिए बच्चों, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार या पद्म भूषण सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, और इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, है ना। चलिए, और इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पद्म भूषण। अगला सवाल, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? देखिए, यह अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो आप कहेंगे बच्चों, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें से आपका अर्धनारीश्वर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। देखिए, आपका राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, बेगूसराय। चलिए अगला सवाल है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रवि सिंह। क्या हो जाएगा? बी, रवि सिंह। चलिए अगला सवाल है बच्चों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कि दिनकर जी ने पहली काव्य पुस्तक कौन सी लिखी? तो पहली काव्य पुस्तक बच्चों प्रणभंग लिखा। क्या लिखा है? प्रणभंग, प्रणभंग, याद रखिएगा। चलिए अगला है बच्चों, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो दिनकर जी ने अपनी पहली कविता प्रणभंग का प्रकाशन छात्र सहोदर में किया था। किसमें? छात्र सहोदर में। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? इनमें से रामधारी
सिंह दिनकर जी ने किनकी रचना किया है? तो हम कहेंगे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो बुद्ध और महावीर स्वामी ने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। क्या बनने का? भिक्षुणी बनने का या भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन प्रेमचंद ने कहा था। किसने कहा था? प्रेमचंद ने कहा था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्थात अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है? तो हम कहेंगे अर्धनारीश्वर निबंध है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। किसने? स्वयं को वृत्त कहा और नारी को कली कहा। किसने कहा? तो पुरुष ने कहा। किसने कहा? पुरुष ने कहा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुरुष। ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, काल्पनिक रूप है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। चलिए अगला सवाल, नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पंक्ति आपके अर्धनारीश्वर पाठ से है और इस पंक्ति को लिखने वाले कबीर दास हैं। कौन है बच्चों? कबीर दास हैं। कौन है? कबीर दास। कौन है? कबीर दास। याद रखिएगा। अगला सवाल बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इनमें से किनकी रचना दिनकर जी ने नहीं किया है? उर्वशी किया है, रश्मिरथी किया है, जूठन। देखिए जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और कुरुक्षेत्र भी है। तो यहां आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है, तो नहीं है आपका जूठन। नहीं होकर के भी राइट है आपका आंसर। नहीं होकर के भी क्या है? राइट है। यही आपका आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब इनमें से दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। आप जाइए बैक होकर के देखिए, पीछे हमने बताया है कि परशुराम की प्रतीक्षा की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला है उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। यहां आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उर्वशी। चलिए अगला सवाल है बच्चों, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कि युद्ध और शांति के बारे में जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने काव्य कृति लिखा है वह है बच्चों कुरुक्षेत्र। वह कौन सा है बच्चों? कुरुक्षेत्र। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती का। आपका राइट आंसर ए। अगला सवाल है, गंधारी थी
गंधारी कौन थी? गंधारी दुर्योधन की माँ थी। किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी। वहीं बात करेंगे बच्चों अर्जुन की माँ कौन थी? तो अर्जुन की माँ कुंती थी। कौन थी? कुंती, याद रखिएगा। चलिए अगला, प्रेमचंद थे। प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद एक कथाकार थे, वो कहानी लिखते थे, कथा लिखते थे। कौन? प्रेमचंद। चलिए अगला सवाल है बच्चों, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इनमें से देखिए बच्चों, दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के कवि हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। इसी के लिए तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सॉरी, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी। चलिए अगला सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से देखिए बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कृति शुद्ध कविता की खोज है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो आपको क्या बताएं बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, किस लेखक को राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो दिनकर जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। किनको? दिनकर जी को। और कौन दिनकर जी? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे? तो दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे। ठीक है, तो बच्चों हमने इस चैप्टर का कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किया था, जो और सभी के सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गए। ठीक है, द एंड हो गया बच्चों। क्या हो गया? द एंड हो गया। मुझे उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग फटाफट लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें भी प्रेरित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।